हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि बेसिकली हमारे जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं और क्रिस्टल लैटिस बेसिकली कैसे बने हुए होते थे। तो हमने ये पढ़ा था बेसिकली हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता था वो हमारे यूनिट सेल से मिलकर के बने हुए होते थे, है ना। और फिर हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था कि यूनिट सेल बेसिकली हमारे चार टाइप के होते थे, है ना। सिंपल और फेस, बॉडी और एंड सेंटर, ये हमारे चार टाइप के यूनिट सेल होते थे। और इन्हीं चारों के बेसिस पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते थे, क्रिस्टल लैटिस बनते थे, इन्हीं चारों यूनिट सेल्स के बेसिस पे। ये बातें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी और मस्त सा एक बढ़िया सा एक मैंने आपको ट्रिक भी बताया था जिससे आप चीज़ों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम। अब देखो बात क्या है, यहाँ से हम और थोड़ा सा हमें और डीप जाने की ज़रूरत है। मतलब हमें अपने अब यूनिट सेल को समझने की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब हम एग्जैक्टली पता है, अब हम एग्जैक्टली ये देखेंगे कि हमारे जो अभी आपने ये देखा था ना कि देखो अभी आपने क्या देखा था कि बेसिकली आपको ये पता था कोई भी हमारा अगर एक यूनिट सेल है, ठीक है ना, तो उसके कॉर्नर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते ही थे। मतलब इलेक्ट्रॉन ही कह सकते, आप उसको एटम्स कहते थे 8 एटम्स होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पर। उसके बाद फिर 8 तो कॉर्नर्स पर होते थे, साथ ही साथ फिर हमारे जब अगर हम फेस की बात करें तो फिर 6 हमारे फेसेस पर होते थे, है ना। टोटल आपकी जो 6 फेसेस हैं। फिर हमने कहा था कि एक हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में क्या समझेंगे कि किसी भी यूनिट सेल को बनाने के लिए, मेरी बात ध्यान समझना, किसी भी यूनिट सेल को बनाने के लिए पर्टिकुलर एक जो पार्टिकल है, यानी कि उस पार्टिकल को आपने जो पॉइंट के थ्रू जो शो किया था, एक स्फीयर के थ्रू आपने जो शो किया था, तो पर्टिकुलर जो स्फीयर है, जो पॉइंट है, वो अपना कितना पोर्शन है ना, वो अपने बॉडी का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल को बनाने में क्या करता है, यूज़ करता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब है, देखो समझते हैं, ठीक है। मतलब इतना समझो कि हम ये समझने वाले हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो एक यूनिट सेल है ना, हमने देखा था यहाँ पे हमारे टोटल ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे होते थे ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन बार बोल रहे हैं, 8 हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते थे, ठीक है। तो हमारे वो जो 8 नंबर ऑफ एटम्स जो होते थे, है ना, तो हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो आपके पास जो एटम है, ये अपने बॉडी का कितना जो पार्ट है ये इस यूनिट सेल को बनाने में यूज़ कर रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बॉडी का कितना पार्ट यूज़ कर रहा है इस यूनिट सेल को बनाने में। हम ये चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली फिर आपको लास्ट में यही पता चलेगा कि किस तरीके से आप ये निकाल सकते हो कि अगर आपके पास 1 ग्राम एल्यूमिनियम वायर है, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 1 kg अगर एल्यूमिनियम वायर है, तो आप ये निकाल सकते हो कि उस एल्यूमिनियम वायर में हमारा जो यूनिट सेल है वो कितनी बार आया है। मेरी बात समझ रहे हो? उस एल्यूमिनियम वायर में कितनी बार यूनिट सेल आया है, आप ये भी देखने वाले हो। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। पेन और कॉपी निकाल लिया, ठीक है ना। आप बढ़िया से जा करके पिछले वाले नोट्स का जो है PDF अपलोड हो गया है, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिछले वाले लेक्चर का जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। देखो, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लगाओ, ओपन स्ट्रक्चर एंड स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चे, फर्दर स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे आपको 2 बातें समझानी है कि ओपन स्ट्रक्चर क्या होते हैं और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे हम आगे की स्टडी करने वाले हैं ना। बहुत ध्यान समझना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो है। देखो, हमने फाइनली कुछ हमने बातें सीखी थी अपने यूनिट सेल के रिगार्डिंग। हमने ये कहा था क्या कि बेसिकली यूनिट सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, हम इन्हीं पॉइंट्स को बेसिकली हमारे जो पार्टिकल्स होते थे, इन्हीं पार्टिकल्स को हम पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। ये बातें हमें पता है, ठीक है। ओके, वही बातें हैं कि हमने कहा कि यूनिट सेल को बेसिकली हम पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। एंड दीज पॉइंट्स आर, ये हमारे जो पॉइंट्स होते थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे, है ना। हमने ये मान करके चला भाई कि चलो ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपने खुद के समझने के लिए हम उनको एक पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे जो क्रिस्टलाइन होते थे ये इनसे मिलकर के बने होते थे, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया, फिर हमने इन पॉइंट्स को देखो, हमने इन पॉइंट्स के बीच में क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। मेरी बात समझ लो, याद करो हम कैसे बनाते थे, ठीक है ना। हमने इन पॉइंट्स के बीच हमने एक लाइन ड्रॉ करी ना, एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए। क्लियर है मेरी बात? हमने कहा कि दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड,
हमने क्या किया, हमने इन पॉइंट्स को क्या किया, कनेक्ट किया, है ना, कनेक्टेड बाय लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, हमने इनको लाइंस के थ्रू क्या किया, कनेक्ट किया। क्यों भाई, टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना स्टार्ट किया, और इस मेथड से, है ना, इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर बना, हमारा जो शेप बना क्रिस्टल का या यूनिट सेल का, उसी को हमने कह दिया ओपन स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमने कहा कि दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी बनाया था थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में आपने ये बनाया। ठीक है, हमने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हमारे क्या है, एटम्स हैं। ये हमारे एटम्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे एटम्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एटम्स है, ये एटम्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर एटम्स है, ये यहाँ पर एटम्स है, ये यहाँ पर एटम्स है, और ये यहाँ पर एटम्स है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एटम्स है, और इन एटम्स को हमने एक लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर हमने विजुलाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको एक लाइन के थ्रू मिला दिया। तो हमने कहा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है भाई, ये हमारा एक ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ओपन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब ओपन स्ट्रक्चर में हमने कहा कि बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ओपन हमारे जो यूनिट सेल होते थे, वो ये मान लो, अगर हम बात करें, ये आपका कौन सा था, ये आपका सिंपल था। ठीक है, अगर आप फेस की बात करते थे तो फेस देखो हम कैसे बनाते थे, भूल गए? याद है ना सब? ठीक है, फेस हम कैसे बनाते थे, फेस हम कुछ ऐसे बनाते थे, सेम वही सारी चीज़ें होती थी। देखो, अब यहाँ पर तो होता ही होता था भाई, ठीक है, यहाँ पर तो होता ही होता था, 8 कॉर्नर्स के पास तो होते ही थे। और फेस में क्या होता था, हम एक्स्ट्रा 6 और लेते थे। बेसिकली कितने फेस होंगे इस आपके जो भी आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है, तो उसके बेसिकली आपके 6 फेस होंगे। देखो, एक सबसे टॉप पर हो गया, एक सबसे टॉप पर हो गया, एक सबसे बॉटम पर हो गया, ये हो गया, एक देखो इस तरफ हो गया, पीछे आपकी जस्ट, आप जैसे ऐसे बैठे हो तो इसके जस्ट एकदम पीछे की तरफ, है ना, दैट इज इस तरफ हो गया। और एक आपके आगे की तरफ है, दैट इज फ्रंट साइड, जिस तरफ आप बैठे हो, ये हो गया। ठीक है, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, है ना। इस तरीके से हमने अपने एटम्स को रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ये हम अपने आप को समझाने के लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये नहीं होती बच्चे, याद समझना, मेरी बात ध्यान समझना। रियलिटी ये नहीं होती है, रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है ना, रियलिटी में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में इससे कहीं ज़्यादा स्पेस कवर किए हुए होते हैं, समझ रहे हो? और वो आपस में एक लाइंस के थ्रू नहीं, वो आपस में किसी एक फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, आपस में वो अटैच्ड होते हैं किसी एक फोर्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू नहीं। मतलब कि अगर हम देखो, यहाँ से आप ये बात लिखो क्या, कि इन एक्चुअल द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई मच मोर स्पेस। आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो आप थोड़ी सी रेफरेंस बुक ओपन करो, ठीक है, या फिर चलो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मच मोर स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, much more space of crystal lattice and held together by forces, some other types of forces। वो forces के थ्रू अटैच्ड होती हैं। देखो, आपको स्क्रीन में फिगर दिख रहा है क्या? तो जैसा आपको ये फिगर दिख रहा है ना, एग्जैक्टली जो हमारा क्रिस्टल होता है, मतलब कुछ हम ऐसे ही मान सकते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो हमारे किसी भी यूनिट, देखो ये आपका एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जो आपको फिगर में दिख रहा है ना, ये आपके एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये, जैसे मान लो आप जो दिख रहे हो, ये आपका एक आपका ये वो है सिंपल, ठीक है, सिंपल आपका क्यूबिक सेल का है, ठीक है।
सिमिलरली और भी जैसे आपका जो फेस सेंटर्ड होता था, बॉडी सेंटर्ड होता था, तो उन सब के स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही हम क्या करते हैं एग्जैक्टली अगर हमें समझना होता तो स्फीयर के थ्रू हम ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, वो हमने समझने के लिए हमने कुछ अपने समझने के लिए हमने इस तरीके से अपने फिगर को बना लिया था। लेकिन जो आपका जो फिगर जो होता है, जो एटम्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही फॉर्म में एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये एक और विजुअलाइजेशन था, है ना, मेरी बात समझना। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है कि किसी भी अब यूनिट, मेरी बात अब यहाँ से ध्यान समझना, तो यही आपका क्या है, यही आपका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। ये जो आपको जो फिगर नजर आ रहा है ये आपका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस समझने के लिए केवल ये बताया गया था। ठीक है, बस केवल चीज़ों को समझो, फील करो। देखो अब यहाँ से एक बात आपको समझनी है, थोड़ा सा और हमें डीप में जाना है, और हमें अब ये समझना है कि एग्जैक्टली 1 यूनिट सेल को बनाने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो, 1 यूनिट सेल को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो भाई वो डिपेंड करेगा कि हमारा वो एक हमारा वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, वो डिपेंड करेगा। तो हम ये पता लगाने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें अगर क्यूबिक सेल अगर हमें एक यूनिट सेल अगर बनाना है तो उस यूनिट सेल को बनाने के लिए हमें कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो उसके पहले हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि किसी भी अगर कोई भी मान लो अगर यूनिट सेल बन रहा है ना, तो जितने आपको ये यूनिट सेल जितने आपको ये एटम्स नज़र आ रहे हैं ये उतने एटम्स नहीं होंगे। ये एटम्स किसी और भी यूनिट सेल से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे आप अगर इसका एक और अगर यूनिट सेल बनाओ तो ये जो एटम्स हैं ये उस वाले बगल वाले यूनिट सेल से भी क्या किए अपना एटम्स शेयर किए ना। मान लो इसके एक पीछे बनाओगे तो पीछे वाले से भी क्या किए, शेयर किए, ऊपर बनाओगे इससे। तो बहुत तरीके से ये क्या करते हैं, ये जो अपने जो ये जो आपके जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत सारे यूनिट सेल से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये पता करना है बच्चे, मेरी बात ध्यान समझना, हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली ये जो एक एटम्स है, ठीक है ना, तो ये एक एटम्स पर्टिकुलर कितना अपने बॉडी का कितना प्रपोर्शन जो है वो इस यूनिट सेल को दे रहा है, ये वाला जो है वो कितना प्रपोर्शन दे रहा है। तो हमें ये निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो? हम क्या निकालना चाहते हैं, सिंपली हम ये निकालना चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे हमारा जो एक एटम बन रहा है, उस एक हमारा जो एक यूनिट सेल बन रहा है, उस एक यूनिट सेल में हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एंड इस चीज़ को फाइंड करने से पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि पर्टिकुलर उस यूनिट सेल को बनाने में हमारा जो एक एटम्स है वो अपने बॉडी का कितना पोर्शन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। हमारी बात समझ में? इट मीन्स फर्स्ट वी नीड टू फाइंड क्या, पोर्शन और द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, है ना, दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर यूनिट सेल। क्लियर है? तो आप हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। समझ में आ रही बात, है ना? तो देखो ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि आपने एक चीटी देखी और ठीक है, आपने ऊपर ऊपर तो चीटी देख ली। अब एग्जैक्टली अब पता है क्या करने वाला, अब आप उस चीटी को पकड़ के उसका ऑपरेशन करने वाले। ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन नहीं, आप उसके ये काउंट करने वाले भाई इसके कितने पैर हैं, ठीक है, इसके पास कोई स्टिंग विंडिंग है, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। मतलब आप पर्टिकुलर एक छोटी सी चीज़ का भी आप क्या करने वाले हो, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हो कि एग्जैक्टली ये कैसे क्या सारी चीज़ें क्या था, कैसे क्या बना हुआ था, है ना। तो आपने हेडिंग लगाया क्या, ओके, हेडिंग लगा दिया। अब हम यहाँ चीज़ों को समझते चलते हैं, हमें क्या कैसे देखो समझते हैं। तो हमने कहा सर कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है हमारे उस लैटिस पर या जो यूनिट सेल पर, है ना, तो वो बहुत सारे यूनिट सेल के साथ क्या होता है, शेयर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो एक पार्टिकल है वो पूरा का पूरा एक पार्टिकल जो है पूरे की एक यूनिट सेल में यूज है, ना, ऐसी बात नहीं है। देखो हमने कहा, मेरी बात समझते चलो, हमने कहा द पार्टिकल प्रेजेंट, समझते चलो, ठीक है ना। अब ये चीजें अपने कॉपी में भी लिखते चलो। द पार्टिकल प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट may be shared by a number of unit cell। समझ रहे हो? a number of unit cell, बहुत सारे यूनिट सेल्स के साथ क्या होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं। अब कितने के साथ होते हैं अभी हम ये देखेंगे, समझ रहे हो, है ना। हमें ये बस केवल अभी इतना पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो एक पार्टिकल है वो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल को बनाने में जो है पूरा का पूरा हमने एक पार्टिकल खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है। अब ये है ना, ये किसी और के साथ भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, किसी और के साथ भी कनेक्टेड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? किसी और के साथ भी ये कनेक्टेड होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा, तो फिर हमें क्या, तो हमें हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, समझो इसे, ठीक है, फील करो थोड़ा, वी हैव टू फाइंड, क्या अब आप क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली, देखो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा हमारा कोई भी जो कोई भी अगर आपके पास अगर कोई सॉलिड है तो वो इस तरीके से बना हुआ होता है ना, यूनिट सेल। फिर अब हम यूनिट सेल के भी अंदर की हम चीज़ों को समझने वाले हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पोर्शन, या क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं, और द फ्रैक्शन, मतलब उसका कितना पार्ट है, फ्रैक्शन इन पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है ना, हम ये पता पहले करेंगे कि हम, देखो ये फैक्ट बातें हैं, आप अगर किसी भी एक यूनिट सेल को अगर ले करके उसको अगर एकदम जूम करके अगर देखो, समझ में आया, एकदम जूम करके देखो तो फिर आपको कुछ रिजल्ट पता चलेंगे। अब वो रिजल्ट क्या है, अब आप मेरी बात समझो, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने ये पता कर लिया कि कितना कितना पोर्शन हमारा जो है वो इंक्लूडेड है पर्टिकुलर यूनिट सेल में, देन उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम पर्टिकुलर यूनिट सेल में निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो, तो अभी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अभी हम ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि हमारे पास अगर ये कोई अगर एक यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में हमारे पास कितने हमारे ये जो हमारा जो यूनिट सेल है वो कितने एटम से मिलकर के बना है, अभी हम ये नहीं निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट में हमें पहले पर्टिकुलर उस पार्टिकल्स का, उस एटम्स का पोर्शन निकालना पड़ेगा, है ना। नाउ अब एक नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग डालो, इसकी अंदर में जो आपकी जो सब हेडिंग होगी वो क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेशन देखने वाले हैं, क्या, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो बताते हैं इसको, समझते हैं, थोड़ा फील कराते हैं आपको भी। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट डिफरेंट लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस साइड या पॉइंट कह लो। देखो, तो बेसिकली हमने चार तरीके के हमने यूनिट सेल्स देखे थे, है ना, और हमने कहा था कि हमारे जो पार्टिकल्स होते थे वो कॉर्नर पर होते थे, फिर हमने कहा था कि वो फेस में होते थे, फिर हमने कहा था बॉडी के अंदर होते थे, इस तरीके से हमने कहा था, फिर हमने कहा था एज पर होते थे, एंड ये हमने कहा था। तो अगर हम देखो फर्स्ट बात करें, हम अपने फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्या, फर्स्ट वाला हमारा क्या था, फेस सेंटर था, है ना। तो हमने कहा कि एन एटम एट कॉर्नर, अभी हम पहले कॉर्नर वाले की बात कर लेते हैं, है ना। हमने बताया था ना भाई, कॉर्नर पर हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो एन एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल्स। क्या मतलब है इसका, देखो ये स्टडी किया गया और ये देखा गया, ठीक है, कि जैसे ऐसे समझो कि आपके पास यहाँ पर सपोज करो, समझना है ना, आपके पास यहाँ पर कोई एक यूनिट सेल था और ये यहाँ पर क्या लगे हुए थे, पार्टिकल्स लगे हुए थे, जिसको आपने एटम्स कहा या जिसको आपने क्या कहा, पॉइंट्स कहा, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसे जूम करके देखा, इसके साथ और भी बहुत सारे यूनिट सेल्स लगे हुए होंगे, बहुत सारे यूनिट सेल लगे होंगे, तो जब इस वाले पॉइंट को साइड में लिया गया, ठीक है, और इसको ऐसे जूम करके देखा गया, वो जूम वाला ऐप नहीं, है ना, इसको बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोपिक आपकी स्कोप से किया गया, जूम करके देखा गया, तो ये कुछ ऐसे मिला, स्फीयर शेप में मिला, और ये पता चला कि इसके 8 पार्ट थे। कितने पार्ट थे टोटल, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये पता चला बच्चे कि इस यूनिट सेल को बनाने में ये पूरा का पूरा पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है ना, इसका केवल एक पोर्शन इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ रहे हो, समझ में आ रही मेरी बात, ये पता चला, ये
ऐसा है, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो एक यूनिट सेल को नहीं बना रहा है, बस इस पार्टिकल का क्या कहोगे आप, ये अगर टोटल अगर एट पोर्शन है और हम कह रहे हैं कि बस केवल एक ही पोर्शन क्या कर रहा है, इस पार्टिकल जो है वो यूज़ कर रहा है, पार्टिकल अपना यूज़ कर रहा है इस यूनिट सेल को बनाने में, यहाँ वाले पोजीशन को बनाने में, तो आप क्या कहोगे कि 1/8 पोर्शन ये यूज़ कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। फिर इसका जो दूसरा वाला पोर्शन था वो किसी दूसरे वाले यूनिट सेल से अटैच था, थर्ड वाला पोर्शन किसी तीसरे वाले, फोर्थ वाला पोर्शन किसी नेक्स्ट यूनिट सेल से, फिफ्थ वाला फिफ्थ यूनिट सेल से, इससे ना। तो वही ये कह रहा है कि एन एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल्स, यानी कि ये जो एटम्स है ना इसके साथ लगभग 8 यूनिट सेल क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये फैक्ट है, मतलब ऐसे करके जब जूम करके जब देखा गया तो ये पता चला कि इसका जो एक पोर्शन है ना, वो पर्टिकुलर मतलब 8 पोर्शन आया, टोटल 8 पोर्शन काउंट किया गया, और हर एक पोर्शन हर एक यूनिट सेल से क्या है, अटैच्ड है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो हमने कह दिया क्या कि अगर हम ये निकालना चाहें क्या, कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालना चाहें क्या, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट सेंटर, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात करें कि अब इस एटम ने अपना कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट किया इस यूनिट सेल को बनाने में, तो क्या कहोगे, 1/8। तो ये बात सही हो गई ना, हाँ, एन एटम कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल्स, यानी कि ये जो आपका ये जो एक बड़ा सा ये जो एटम नजर आ रहा है, ये केवल एक यूनिट सेल को बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, इसके साथ कम से कम 8 यूनिट सेल अटैच्ड हैं, दैट इज 1/8। देखो ऐसे समझो, मेरी बात समझो, फील नहीं आया ना, देखो ऐसे समझो, मान लो आप अभी जिस रूम में बैठ करके अभी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई, वो आपका एक रूम है, वो आपका रूम एक क्यूबिक शेप का है या रेक्टेंगल शेप का होगा, जैसा भी शेप का है, सपोज करो मान लो क्यूबिक शेप का है। तो अब आप अपने रूम के कॉर्नर्स को देखो, देख रहे हो कॉर्नर्स को, देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, हाँ ये हमें कॉर्नर्स दिख रहा है भाई, 4 ऊपर है 4 नीचे की तरफ है। पता चला कि 4 आपका कहीं छुपा हुआ होगा, सर आप कहोगे सर मेरे पास तो 4 ही कॉर्नर, नहीं टोटल 8 कॉर्नर है ना, 8 कॉर्नर है ना, 4 ऊपर की तरफ है और 4 नीचे की तरफ है, जस्ट उसके अपोजिट में दिख रहा है ना, 8 भाई 8 कॉर्नर तो दिख रहा होगा। अब ऐसे सोचो, ये जो 8 कॉर्नर है, इमेजिन करो ये जो 8 कॉर्नर हैं, उन 8 कॉर्नर में है ना एक छोटी सी आंख के थ्रू, मतलब कोई आपको दिख रहा है, मतलब उसकी आंख का बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपको, मतलब वो आपके इस मतलब ऐसे समझ लो कि कॉर्नर में हमारे क्या हो गए हैं, होल्स हो गए हैं, और उस कॉर्नर्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे आंख जो हैं वो आपको देख रहे हैं, आठों के आठों जो कॉर्नर है वहां से देख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। अब वो जितना भी पोर्शन उनका अंदर आ रहा है ना, मतलब कि जो जितना भी पोर्शन देखने की वजह से जितना भी पोर्शन वो अंदर आ जा रहे हैं ना उनके बॉडी का, लगभग कितना उनकी पूरी बॉडी का कितना पोर्शन आ रहा है, 1/8 पोर्शन आ रहा है ना। तो उस टाइप से जो आपका ये जो रूम बना, ठीक है, वो जो आपका रूम बना इस टाइप से, वो आप कहोगे कि हाँ, यानी कि कुछ वैसा ही आप कह सकते हो ना कि टोटल जो है जो मान लो बाहर अगर देखने वाला है ना, वो पूरा का पूरा रूम के अंदर नहीं आ रहा है, जस्ट उसके बॉडी का 1/8 पार्ट जो है वो अंदर आ रहा है। सिमिलरली मान लो कोई दूसरा कॉर्नर है, तो दूसरे वाले कॉर्नर में मान लो कोई एक लड़का खड़ा होकर के आपको देख रहा है, तो उसके बॉडी का लगभग 1/8 पार्ट यहाँ पर कोई लड़का खड़ा होकर के देख रहा है। समझ लो, आठों के आठों जो कॉर्नर है ना, वो हर जगह से उन पर्टिकुलर आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स मान लो अगर वो आपको देख रहे हैं, तो मतलब समथिंग कुछ ऐसा है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हम इस तरीके से हमारा जो कॉर्नर वाला जो हमारा एटम्स है, वो इस तरीके से अपने आप को कंट्रीब्यूट करवाता है। बात समझ में आ गई? कॉर्नर वाले एटम्स की बात, कहानी समझ में आई क्या है? ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर बहुत ज़्यादा अगर आप समझ जा रहे हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मतलब भगा सकते हो, है ना, क्योंकि हम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हम इसको चीज़ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बट फील करो, अच्छे से फील करो, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भी काम आएगी, ठीक है। तो हमने ये कॉर्नर वाले एटम्स की हमने बात कर ली, ठीक है। ओके, कॉर्नर वाले की आपको कहानी समझ में आ गई कि भाई जो कॉर्नर वाला है वो केवल और केवल एक अपना पूरा का पूरा एटम इस पूरे यूनिट सेल को नहीं दे रहा है, वो लगभग अपने पूरे पोर्शन का 1/8 पार्ट दे रहा है। भैया ले लो, मेरा 1/8 पार्ट ही तुमको मिलेगा। दूसरे वाले यूनिट सेल को 1 है ना, मतलब इस तरीके से, तीसरे वाले को 1, चौथे वाले को 1, पांचवें वाले को 1, इस तरीके से ये अपने टोटल 8 यूनिट सेल से अपने आप को ये क्या करेगा,
शेयर करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, हमने कॉर्नर वाले की हमने बात कर ली। अब देखो, अब आपके पास दूसरा क्या था, आपने दूसरा क्या पढ़ा था, अपने फेस सेंटर्ड आपने पढ़ा था ना, है ना। तो हम बात करते हैं एन एटम, फेस वाले की बात कर लेते हैं। फेस वाला कितना शेयर करेगा? एन एटम ऑन फेस, एन एटम ऑन फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। तो जो फेस वाला जो एटम होगा आपका, वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर करेगा? 2 यूनिट सेल के साथ शेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, मतलब अगर 2 यूनिट सेल के साथ अगर शेयर कर रहा है तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। तो ये बताओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस, मतलब पर्टिकुलर अब वो यूनिट, अब उस यूनिट सेल को बनाने के लिए, है ना, जो फेस के पास, यानी कि जो फेस पर जो आपका जो एटम है, आप कह रहे हो कि वो बेसिकली 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो अब एक यूनिट सेल बनाने के लिए वो जो फेस है वो अपना कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। 1/2 ए के साथ शेयर कर लिया, 1/2 दूसरे वाले के साथ शेयर कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ऐसे समझो कि आपने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक यूनिट सेल था, ठीक है, और कॉर्नर्स पे तो सही थे, और अब साथ ही हम बात कर रहे थे फेस की। ये टॉप हो गया, ये हमारा साइड, ये हमारी तरफ वाला साइड हो गया, ये इधर साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, ये हमारा बॉटम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको जूम करके ऐसे देखा गया, ये यहाँ पे जो था ना, इसको ऐसे ले आया गया और इसको हाईली माइक्रोस्कोपिक से हमें क्या किया, हमने इसको जूम करके देखा। जूम करके देखा तो कुछ ऐसे पता चला, क्या, ये जो यूनिट सेल है कुछ ऐसे स्फीयर शेप में है। कैसे है? स्फीयर शेप में है, और ये जो है ये बेसिकली 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक इस पार्ट से कोई एक दूसरा यूनिट सेल अटैच है, और इस वाले पार्ट से कोई एक दूसरा यूनिट सेल अटैच है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो फेस वाला जो आपका, तो आपको यहाँ से बात क्या समझनी है कि जो फेस वाला जो हमारा यूनिट सेल होगा वो पर्टिकुलर अपना कितना पोर्शन शेयर करेगा पर्टिकुलर एक यूनिट सेल को बनाने के लिए? 1/2। देखो देख रहे हो, पूरा का पूरा नहीं कर रहा है ना, पर्टिकुलर अपना 1/2 पोर्शन जो है अपनी पूरी बॉडी का 1/2 पोर्शन क्या कर रहा है? इस यूनिट सेल को बनाने में वेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, हमने फेस वाला हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारा यूनिट सेल, अगर बॉडी, हमने पढ़ा था ना बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लिख लेना। फेस वाला कितना अपना पोर्शन शेयर किया? 1/2, ठीक है। और ये जूम करके आप ऐसे समझ सकते हो, बता सकते हो, बना सकते हो। ओके, देखो थर्ड हमारा जो है वो क्या है, हम बात कर ले बॉडी वाले की, ठीक है ना। हमने कहा कि एटम्स प्रेजेंट within the body, of unit cell is shared by no other यूनिट सेल। क्या मतलब हो गया सर इसका? देखो, आपने कहा था ना कि आपके पास कोई एक, मान लो कोई एक यूनिट सेल है, हाँ, और आपने क्या किया, आपने इसके अंदर जो है एक दूसरा यूनिट सेल ऐसे ला करके डाल दिया, मतलब समथिंग ऐसे कहीं यहाँ पर एक दूसरा यूनिट सेल। तो अब ये तो इसके अंदर पैक्ड हो गया ना, समझ रहे हो, पैक्ड हो गया। तो अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो ये जो होगा, है ना, ये किसी के साथ भी और किसी अलावा, मतलब इसके अलावा, इस यूनिट सेल के अलावा और किसी भी यूनिट सेल के साथ अपना जो पोर्शन है, अपने बॉडी का जो पोर्शन है वो शेयर नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम यही निकालना चाहें क्या, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद द बॉडी, यानी कि अपने पर्टिकुलर इसमें इस यूनिट सेल को अपनी बॉडी का कितना पोर्शन दिया, तो ये पूरा का पूरा दे दिया। समझ रहे हो? तो आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम
विद द बॉडी, विद द बॉडी इज इक्वल टू 1 ना। यानी कि ये अपनी बॉडी का पूरा पोर्शन क्या कर दिया, एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है। ये किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं कर रहा। मान लो अगर कोई एक मान लो एक अगर दूसरा अगर हमारे पास है ना होगा इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब दूसरा वाला भी क्या करेगा, दूसरा वाला भी हमारा जो बॉडी के पास जो हमारा जो एटम्स होगा है ना, बॉडी के अंदर जो एटम्स होगा वो पर्टिकुलर उसी यूनिट सेल के साथ क्या करेगा, अपने आप को शेयर करेगा और किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं करेगा। ये हमने किसकी बात कर ली, बॉडी सेंटर्ड की हमने बात कर ली, ठीक है। नाउ जल्दी से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोर्थ जो हमारा है एटम। अब हम एज वाले की बात कर लेते हैं। एटम प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ इज शेयर्ड बाई, ये देख लेते हैं ये कितना शेयर करता है, इज शेयर्ड बाई यूनिट सेल। मतलब कि जो एज पर जो हमारा अगर एटम्स है तो वो 4 यूनिट सेल के साथ अपने आप को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, 4 यूनिट सेल। इसका मतलब है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें है ना, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज, यानी कि जो एज वाले जो हमारे जो एटम हैं वो अपने बॉडी का कितना पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल बनाने में वेस्ट कर रहे हैं ऑन द एज। तो कितना हो गया भाई, 1/4। मतलब ऐसे कहा गया, मान लो बॉडी एज के पास मान लो कोई एक यूनिट सेल था, मतलब कोई एक एटम्स था, हमने उसको ऐसे जूम करके देखा तो ये पता चला कि ये अपने इसके 4 पार्ट्स थे है ना, और लगभग ये हर एक पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। ये वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट अपने किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर किया, तीसरा वाला पार्ट तीसरे के साथ, चौथा वाला पार्ट किसी चौथे यूनिट के साथ शेयर किया, है ना। यानी कि एक यूनिट सेल को बनाने के लिए इसने अपने बॉडी का 1/4 पार्ट जो है वो दान में दे दिया कि भैया चलो लो ले जाओ और मेरे इस पार्ट से क्या करो, अपना जो यूनिट सेल है वो बना लो। समझ रहे हो बात। तो ऐसी कुछ कहानी है, बहुत ज़्यादा हम लोग ये बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में समझ रहे हैं, है ना। ये कहानी हो गई। अब इसके बेसिस पे अब हम ये निकालेंगे क्या, अब हम अपना हमारा मेन हेडिंग आप लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब हम ये देखेंगे अब पूरे के पूरे यूनिट सेल में, है ना, अगर हमारा जो पूरा का पूरा ये इस तरीके से जो यूनिट सेल होता था, अब हम इस पूरे के पूरे यूनिट सेल में देखेंगे कि हमारे टोटल कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, तो हम चारों टाइप्स हम देखेंगे। हेडिंग लगा लो क्या, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, लगा लिया हेडिंग। तो देखो सबसे पहले हम जल्दी से ये देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ एटम्स, इसमें हम देखते पहले हम बात करते हैं अपने सिंपल क्यूबिक सिंपल अपने हम हमारे जो यूनिट सेल होती थे हम उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल, है ना, जिसको आप क्या कहते थे, प्रिमिटिव, ठीक है, क्यूबिक। हम हमेशा क्यूबिक शेप की बात करेंगे, तो हम पहले सिंपल वाले में देख लेते हैं। देखो तो हमने कहा भाई ये बताओ, अच्छा आपको कितने बच्चों को याद है कि सिंपल वाले में टोटल कॉर्नर्स पर ही हमारे क्या होते थे, टोटल एटम्स होते थे, कॉर्नर्स पर ही केवल एटम्स होते थे, और कितने होते थे, 8 होते थे। तो हमने कहा कि सिंस in simple cubic unit cell only 8 atoms are present, कहाँ भाई, कहाँ are present, only 8 atoms are present at corners, on corners क्या कहेंगे, कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स पे हमारे कितने 8 जो हैं वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और आपको पता है कि अगर जो एक एटम है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉर्नर वाला जो एक एटम है वो लगभग अपने कितना पोर्शन, अपने बॉडी का कितना पोर्शन यूज करता है उस क्यूबिक पोर्शन, उस क्यूबिक सेल को बनाने के लिए, 1/8। तो आपने कहा कि एंड द पोर्शन, ऐसे कह लो, पोर्शन कह लो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, जो कॉर्नर वाले एटम्स थे वो अपने बॉडी का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आपने कहा 1/8। अच्छा, एक यानी कि एक जो एटम है 1/8 अगर अपना बॉडी अगर
अपने उस यूनिट सेल को बनाने के लिए अगर दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल हैं कितने एटम्स? 8 हैं। तो अब वो टोटल कितने करेंगे, है ना? तो आपने कहा हेंस टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो कितना हो गया भाई? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कितना हो जाएगा? देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और एक जो सॉरी टोटल 8 एटम्स है, और जो एक एटम्स है, एक एटम है वो अपने बॉडी का 1/8 पार्ट जो है वो उस यूनिट सेल को बनाने में वेस्ट कर रहा है। तो 8 एटम्स कितने वेस्ट करेंगे? तो 1/8 इंटू 8, यूनिटरी मेथड, कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि सिंपल हमारा अगर कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितना होगा? एक ही एटम्स होगा, है ना? यानी कि जो सिंपल हमारा जो यूनिट सेल है वो केवल और केवल एक ही यूनिट सेल से मिल करके बना हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि सभी लोग शेयर किए हुए हैं, लेकिन सभी का जब निकाला गया ओवरऑल, जब एडिंग जब किया गया कि भाई चल तुमने शेयर की, इतना किया, तुमने इतना किया, तुमने इतना किया, तो सबने कितना किया, दैट इज, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1 हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली सिंपल की। ना हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, बात कर लेते हैं। हमने कहा क्या कि नंबर ऑफ एटम, समझ में आ रही है ये बात? बताओ, अभी समझ में आ रहा होगा ना, है ना? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, 4 हमें टोटल पढ़ने हैं। यूनिट सेल ऑफ बॉडी की हम पहले बात कर लेते हैं, है ना? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम कहेंगे BCC, है ना? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, BCC। ओके, तो हम अपने BCC की बात कर लेते हैं कि BCC में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं, है ना? मतलब कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है वो हमारे टोटल कितने एटम से मिलकर के बन रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि सिंस इन बॉडी सेंटर्ड टोटल कितने होते हैं? देखो कॉर्नर्स पर क्या होते हैं इन बॉडी सेंटर्ड? एट कॉर्नर्स देयर आर, लिख लो कुछ भी आप बनाने से, समझने के लिए ना, आपने समझा हुआ है, बस आप उसको बना करके आपको लिखना है। इन बॉडी सेंटर्ड एट कॉर्नर देयर आर 8 एटम्स, ठीक है, 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर पर, ठीक है। और 8 के साथ और क्या होता था? एंड 1 एटम भी तो होता था, कहाँ? 1 एटम विद इन द बॉडी, और 1 एटम कहाँ होता था? बॉडी में भी तो होता था। 1 एटम बॉडी के अंदर हम ऐसे डाले थे ना, हमने 1 के अंदर, हमने उसकी बॉडी के अंदर भी हमने क्या किया था? उसके एटम डाला था। तो अगर 8 एटम्स है, तो ये 8 एटम्स कॉर्नर वाला कितना टोटल बनाएगा? 1 बनाएगा। तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन, वही बात है, आप पहले ही निकाल चुके हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। तो जो ओवरऑल जो आठों जो एटम्स थे कॉर्नर पर, उन्होंने जो टोटल है वो टोटल मिला करके उन्होंने अपने 1 एटम्स उन्होंने मतलब फॉर्मेशन कर लिया, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, कितनी बार? 8 बार, तो बना गया। अब ये बॉडी वाला कितना शेयर करेगा बताओ? कंट्रीब्यूशन बोलो, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट विद इन बॉडी, बॉडी वाला कितना शेयर करेगा? 1 भाई, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था ना, पूरा का पूरा ही वो शेयर करेगा। सो टोटल, अब ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 1 + 1 दैट इज 2। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी सेंटर्ड में आपके टोटल 2 एटम्स जो होते हैं, वो मतलब टोटल 2 एटम्स होते हैं बॉडी सेंटर्ड BCC क्यूबिक यूनिट सेल में। क्लियर है इतनी बात? बताओ ना। अब हम किसकी बात कर लें? बॉडी सेंटर्ड हो गया, अब हम बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे?
नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल? 4 टाइप के होते थे, हमने 2 टाइप के पढ़ लिए हैं। यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, यानी कि FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज FCC, ठीक है। देखो तो सेम वही चीज अब आपको पता होना चाहिए क्या कि FCC में क्या होता है, 8 एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं, 6 एटम्स फेस पर होते हैं, यानी कि ईच फेस में एक एटम्स होता है, एक एटम होता है। तो अगर हमें पता है कि भाई 8 एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, तो हमने कहा कि सिंस 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर, एट द कॉर्नर एंड डायरेक्टली लिख लें, एंड 6 एटम ऑन द फेस, है ना, दैट इज ईच वन, एक फेस पर एक एटम, ठीक है। तो अगर हम ये निकाले, फिर से वही कहानी, क्या, कंट्रीब्यूशन, समझ गए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 8। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, कि सभी का सभी FCC का, BCC का, सिंपल का, ये आपको निकालने के लिए दे देगा, तो आप ऐसे निकालोगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम फेस वाले का निकाल लें। फिर हमने कहा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन फेस, तो आपको पता है कि फेस वाला जो है वो कितना शेयर करता है अपना, 1/2 और कितने हैं टोटल, 6 होते हैं, तो 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, ठीक है, और ये कितना है आपका 1। तो टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम इन BCC, BCC आई नहीं, केवल BCC इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज 4, ठीक है, यानी कि BCC क्यूबिक यूनिट सेल के पास, है ना, BCC आपका जो सेल होगा, ठीक है, उसके पास टोटल जो है 4 एटम्स होंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है ना, ये बात हमने इतनी कर ली। अच्छा ठीक है, बेसिकली 3 ही दिया गया है हमें, चौथा वाला 4th वाला हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल, बुक में तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हमें फिलहाल NCERT की आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये हमें 3 ही पढ़ना है, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ठीक है ना। तो सिंपल सी आप बात याद रखो कि अगर आपका एक सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स होंगे, 1। अगर आपका एक बॉडी सेंटर दैट इज एक BCC क्यूबिक सेल है तो उसमें आपके टोटल 2 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और अगर आपका एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है दैट इज FCC है तो उसमें आपके टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, BCC लिख दिए क्या, FCC कर लो भाई, ठीक है, FCC, सॉरी FCC, है ना। ये कहानी हो गई खत्म, BCC और FCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, बहुत आसान है, देख लिया जाए जल्दी से, है ना। हम समझने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या हेडिंग लगा लो आप, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो बेसिकली है कुछ नहीं, ये कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल A, मतलब आपने कहा कि भाई मेरे पास कोई एक पार्टिकल था A था, ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल था B। तो अगर हम इनका रेशियो ले लें, है ना, तो यही जो हमारा रेशियो जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब मान लो आपने पार्टिकल A निकाला, आपने कहा कि भाई पार्टिकल जो A है वो उसके टोटल मतलब उस यूनिट सेल को बनाने में टोटल कितने पार्टिकल यानी कि टोटल कितने एटम्स लगे, मान लो 1 लगे, ठीक है। और मान लो पार्टिकल B का भी कितना आ गया, सपोज करो मान लो 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब इनका रेशियो दैट इज 1:1 हो गया, तो कितना हो गया AB, कितना हो गया, अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो गया, AB हो गया। मान लो चलो नहीं 1 नहीं आता, मान लो 2 आ जाता और इसका मान लो 3 आ जाता, कितना आ जाता, 3 आ जाता, कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो हम कहते हैं हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हमारा जो फॉर्मूला वो हो जाएगा A2B3, ये हो जाता, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम अपने कंपाउंड के फॉर्मूले को बनाएंगे। चलो नहीं आया समझे, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहां समझ में आएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम करके आसानी से अपना हम फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, आप पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो।
कह रहा क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एटम्स ए एंड बी, ठीक है, दो एटम से मिल करके बना है, ए एंड बी है। एटम्स ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अच्छा, एटम जो ए है वो कॉर्नर पर है और जो एटम बी है वो बॉडी है ना, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर पे है। तो हमें पता है ना कि कॉर्नर पे होने का क्या मतलब होता है और बॉडी के अंदर होने का क्या मतलब होता है, हमें ये बातें बहुत अच्छे से पता है। कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, तो हमें पर्टिकुलर उस यूनिट सेल की हमें फॉर्मूला बतानी है। देखो कुछ नहीं भाई, आपने कहा ना कि हमारा जो एटम ए है वो कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो हम क्या निकाल लें, हम इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लें। क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए है ना एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो कितना होता है 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि हमें कॉर्नर पर हमें टोटल ए की 1 एटम मिल गया, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं जो बी वाला जो एटम है वो कहाँ है, सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर में है। तो हमने कहा क्या, सिमिलरली, अच्छा देखो यहाँ से इसका मतलब एक बात ये समझ लेना, अगर ये चीज़ नहीं है समझ में कि हमने ये एक हमारा क्या, तो दैट इज हमारा ये जो 1 है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए है ना इन यूनिट सेल। मतलब पर्टिकुलर एक हमारा जो भी यूनिट सेल था उस यूनिट सेल में ए एटम्स हमारे जो थे, ए टाइप का जो हमारा एटम था उसके बेसिकली टोटल कितने हमें मतलब एटम्स मिले है ना, हमें 1 एटम्स मिले है ना, ए टाइप का, ठीक है। अब सेंटर वाले की बात कर लें, हमने कहा कि जो हमारा बी है, सिंस बी क्या है, बी एटम्स, फिर ऐसे लिख लेते हैं, एटम बी प्रेजेंट एट, देखो कहाँ है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड बी एट सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या होगा, एटम्स बी प्रेजेंट एट सेंटर है ना ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द सेल लिख लेते हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हम ये कह लें क्या कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इन यूनिट सेल, पर्टिकुलर उस यूनिट सेल में बी के कितने एटम्स होंगे इन यूनिट सेल। तो हम क्या कहेंगे, 1 भाई, पूरा जो बॉडी सेंटर्ड होता है वो पूरा का पूरा 1 अपने वो किसी और से शेयर नहीं करता, केवल उसी पर्टिकुलर यूनिट सेल से ही शेयर करता है। तो इतने हुए। तो आपने कहा रेशियो, हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि हम क्या लेते थे, हम रेशियो लेते थे। तो A/B निकाल लो। तो आपने कहा A/B, ए का कितना आया है 1/B का कितना आया है 1। तो कितना हो गया इनका जो कंपाउंड फॉर्मूला हो गया है ना, कंपाउंड फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया आपके पास 1A है ना। तो A 1 है तो 1 लिख लो, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। B 1 है तो 1 लिखने का, B लिखने का मतलब B1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो हम सिंपल क्या कहेंगे, हमारे जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो कितना है, AB है। ठीक है, चलो आपको ये समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप PDF से देख लेना, आप उसको कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम A एंड B। ठीक है, बेसिकली हमारे दो एटम से मिलकर के बना है A एंड B। ठीक ठीक, कह रहा है हैज़ अ फेस सेंटर्ड, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फेस सेंटर्ड, यानी कि उसका जो हमारा जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड टाइप का हमारा है। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड है। ओके, अरेंज्ड इन विच एटम्स A आर एट कॉर्नर। अब जो एटम A है वो कॉर्नर पे, तो आपको पता है भाई फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड अगर हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है तो कॉर्नर पे हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फेस में 6 होते हैं। एंड एटम्स B आर एट फेस, और जो B टाइप का जो एटम है वो हमारे फेस में है ना। इफ वन एटम मिसिंग फ्रॉम, अच्छा देखो अभी क्या कह दिया कि वन एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अब एक एटम हमारे कॉर्नर से मिसिंग है, देन व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो बहुत आसान, बहुत ही आसान है भाई, स्टार्ट किया जाए करना। देखो आपने कहा सर मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है मेड अप ऑफ एटम A एंड B है ना, और फेस सेंटर्ड है, क्यूबिक अरेंजमेंट है, इन विच एटम्स A आर एट कॉर्नर। तो हमें भाई पता है कि नंबर ऑफ एटम है ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ A एट कॉर्नर, कॉर्नर पर निकाल लें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो कितने हैं भाई, बेसिकली होने चाहिए 8, लेकिन क्या रहा है कि एक एटम मिसिंग है, तो क्या कह देंगे 7।
बोलो, इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? कन्फ्यूज़न है भाई, 8 होने चाहिए, लेकिन कह रहा है ना साफ साफ, देखो कह रहा है 1 एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम क्या है, मिसिंग है, तो कितने होंगे, 7 होंगे। अच्छा, तो इसका हम कंट्रीब्यूशन निकाल लें, इस 7 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सो कंट्रीब्यूशन, चलो भैया कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, ठीक है, इन यूनिट सेल। तो अब ये उस यूनिट सेल को बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है ना, इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, देखो होता कितना है 1/8 है ना, और टोटल आपके पास एटम कितने हैं 7, तो 1/8 इंटू 7 दैट इज 7/8। तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 7/8 इसने कंट्रीब्यूट किया पर्टिकुलर यूनिट सेल को बनाने के लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फेस वाले की। हमने कहा कि एंड नंबर ऑफ एटम बी है ना एट फेस सेंटर, कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई टोटल, आपको पता है हाँ? और फेस वाले में से कोई भी मिसिंग तो है नहीं, केवल कॉर्नर वाले से मिसिंग था, याद रखना, फ्रॉम द कॉर्नर, फेस वाले से मिसिंग नहीं है। तो हम ये निकालें कि ये जो 6 एटम्स हैं ना, ये पर्टिकुलर कितना कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे उस यूनिट सेल को बनाने के लिए। तो हमने कहा कि सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी है ना इन यूनिट सेल, पर्टिकुलर उस यूनिट सेल में है ना, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो हमने कहा कितना, हाफ शेयर करता है 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। क्लियर इतनी बात बताओ। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए निकाले, अपने नंबर ऑफ मतलब आपने कंट्रीब्यूशन निकाले, अपने नंबर ऑफ एटम ऑफ बी निकाल लिया कि इतने इतने एटम से वो हमारा वो यूनिट सेल मिल करके बना है। तो आप क्या निकालो, आपको इसका कंपाउंड फार्मूला निकालना है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे रेशियो है ना, इनका रेशियो निकाल लिया जाए। तो रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ए की वैल्यू देखो कितनी है 7/8 इस टू बी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। रेशियो देखो हम कैसे करते हैं, आप ये सब पिछले क्लास में सब पढ़े होंगे। इनके भी अपॉन में 8 बना लो। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 7/8 इस टू 24/8 है ना। तो यहाँ से दोनों 8 क्या हो गया, हट गया, हटा दो है ना, कितना बचा 7:24। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 24। तो हम कहेंगे हेंस कंपाउंड फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा फिर, कंपाउंड फॉर्मूला इज इक्वल टू A7B24। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को केवल अगर लगाने के पर्पज से अगर आप समझ रहे हो ना, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसको फील करना पड़ेगा। देखो ये सोचो, आप पता है क्या निकालने वाले हो, आप ये निकालने वाले हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कि ये FCC के स्ट्रक्चर में है। मतलब पता है आप क्या निकालने वाले हो, आप निकालने वाले हो कि अगर आपके पास 8.1 ग्राम की अगर एल्यूमिनियम वायर है ना, कुछ भी है ना, आपके पास अगर 8.1 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है, तो आप ये निकालने वाले हो कि मेरे उस 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिट सेल हैं। कितने मजे की बात है, नहीं मतलब विजुअलाइज करो यार, चीज़ों को थोड़ा सा फील करो। समझ रहे हो आप ये बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात आप निकालने वाले हो। मतलब आप इसी तरीके से हर चीज़ का निकाल सकते हो, आयरन का भी निकाल सकते हो। मान लो अभी आपने कहा मेरे पास अगर 1 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है, तो उसमें हम अभी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स देखने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। सिमिलरली मान लो अगर मेरे पास अगर 1 kg एल्यूमिनियम होता, तो हमें ये पता चल जाता कि अच्छा हमारा ये जो 1 kg जो एल्यूमिनियम है वो पर्टिकुलर इतने यूनिट सेल से क्या हुआ है, मिल करके बना हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, फील करने वाली क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बस अरे सर दिए हैं तो चलो लगाना ही पड़ेगा, अब मिला है तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ये टेंडेंसी मत रखो, ठीक है। अगर इस टेंडेंसी से अभी पढ़ रहे हो तो अभी मत पढ़ो, ठीक है ना, रहने दो इसको, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। खुश रह करके पढ़ाई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दुखी होकर के पढ़ाई करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, आप भी कष्ट में रहोगे और जो आपके मम्मी पापा है वो भी कष्ट में रहेंगे। तो दुखी होकर के पढ़ाई नहीं करना है भाई, खुश होकर के पढ़ाई करना है, ठीक है। दुखी होकर के पढ़ाई यार
क्या मतलब फिर फालतू। ठीक है, चलो फिलहाल ये सब बात की बातें, कभी इन सब पर भी हम एक वीडियो अच्छा सा बनाएंगे। चलो देखो फिलहाल हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। तो कैसे पढ़ाई करना है? खुश होकर के पढ़ाई करना है, दुख होकर के पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है ना। चलो देखो, तो हमने कहा सर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अब देखो तो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एटम्स, एटम्स 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 एटम्स। और याद करो, एटम्स निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, फिजिक्स में मैंने ये चीज़ बताई है आपको, एटम्स निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अवोगाड्रोस नंबर। अब इस अवोगाड्रोस नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जिन बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों ने नहीं देखा, फिर से देख लो। होता क्या है बच्चे कि मान लो आपके पास कोई एक एल्यूमिनियम वायर है। आपने कहा मेरे पास क्या है? एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम इस एल्यूमिनियम की अगर हम ये निकालना चाहें, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम था, है ना, एक मेरे पास एक एलिमेंट था एल्यूमिनियम, और हमें इस एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। होता क्या है देखो, आप क्या करो, सिंस एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास होगा उसी को हम ग्राम में ले लेंगे, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर। समझ रहे हो? अवोगाड्रोस नंबर, है ना। और कितना होता है अवोगाड्रोस नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर आपके पास एलिमेंट है तो आप कहोगे एटम्स। अगर मान लो कोई एक मॉलिक्यूल्स, कोई एक दूसरा सब्सटेंस होता तो आप वहाँ पे कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम देखो दे दिया है, वैसे दिया नहीं रहता है बट दे दिया है। तो कितना है? 27 ग्राम। कितना है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब समझ रहे हो कि अगर आपके पास अगर एक एल्यूमिनियम है ना, मतलब एल्यूमिनियम की अगर आपके पास अगर 27 ग्राम है तो उस 27 ग्राम का मतलब है कि आपके पास इतने एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? इतने ग्राम अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो उसमें आपके इतने एटम्स होते हैं। मान लो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लेते, मान लो आप क्लोरीन लेते, तो क्लोरीन का कितना होता? 35 पॉइंट, तो 35.5 ग्राम में इतने फिर एटम्स होते हैं, है ना। ये बात की बात है। फिलहाल हम एल्यूमिनियम के केस में देख रहे हैं। हमें कितने ग्राम का निकालना है भाई? हमें निकालना है देखो 8.1 ग्राम का निकालना है, 8.1 ग्राम का। तो यूनिटरी मेथड भैया सिंपल सा, क्या हुआ भाई, मार्केट में गए आलू खरीदने और सब यूनिटरी मेथड भूल गए, आलू वाला उल्लू बना दिया आपको। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। सो 1 ग्राम कंटेन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 27 एटम्स। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, ये आपका आ जाएगा लगभग 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ओके, ये इतना नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो हमने 1 ग्राम का निकाल लिया, ठीक है, फाइनली हमने 1 ग्राम का निकाल लिया। अब देखो अब हम कितने ग्राम का निकाले, हमें बेसिकली कितने ग्राम का चाहिए, हमें चाहिए 8.1 ग्राम का। यूनिटरी मेथड भी है, 1 किलो आलू का दाम आपको पता चल गया, तो आपको अब 8.1 kg का आलू का दाम आपको निकालना है। सो हमने कहा 8.1 ग्राम इज इक्वल टू, हमें एटम्स हो जाएंगे तो क्या करोगे आप, 0.6.002 इंटू 10⁻23 अपॉन 27 इंटू 8.1 एटम्स। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स ना। लेकिन आपको एटम्स तो निकालने नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। देखो आपने ओवरऑल आपने एटम निकाल लिया, आपने क्या किया, आपने ओवरऑल एटम निकाल लिया। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो अगर ये फेस सेंटर्ड, अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि फेस में बेसिकली हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, है ना। अगर यूनिट सेल होता है, मेरी बात समझ रहे हो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। या तो डायरेक्टली देखो, जब भी आप किसी का अगर आप नंबर निकालते हो तो बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या मान लो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो आपने कहा, देखो आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपने कहा कि FCC
contain 4 atoms in a unit cell। ठीक है, सो देखो अगर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स है, या फिर ये कह लो कि 4 एटम्स इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल। तो 1 एटम इज इक्वल टू 1 अपॉन, समझ रहे हो, मतलब ऐसे समझ लो कि 4 एटम्स इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल। ऐसे देखो कई सारे मेथड है यार, क्या बताया जाए आपको। 4 एटम इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल, सो 1 एटम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 यूनिट सेल। कितने एटम हैं आपके पास, 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू, एक का निकाल लो, इतने का मल्टीप्लाई कर दो, 1.806 इंटू 10⁻23 अपॉन 4 यूनिट सेल। और आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये आपका आया 4.515 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। बैठ के काउंट करते रहो, कभी काउंट ही नहीं कर सकते आप। सदियां बीत जाएंगी, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तब जाकर के ये कहीं ख़त्म होगा, शायद वो भी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो आप, कहाँ समझ रहे हो, फील ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं फील कर पा रहे हो। अगर आपको एक सेकेंड भी अगर आपको लग रहा है ना एक नंबर को काउंट करने में, अगर आपको एक सेकेंड भी लग रहा है एक यूनिट सेल को मान लो बनाने में, तो सोचो आपको कितना बनाना पड़ेगा, 10⁻22 यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, काउंट कर लो, जैसे मैंने आपको एक बार काउंट करके बताया था, एक फिजिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये कहानी है इसकी, है ना। यानी कि इतने क्या होंगे, उस 8.1 ग्राम अगर आपके पास एल्यूमिनियम वायर है, क्या कुछ भी इतना आपके पास जो भी इतने ग्राम अगर एल्यूमिनियम है, तो उसमें आपके लगभग 4.515 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स होंगे, यूनिट सेल होंगे। यानी कि वो इतने सारे यूनिट सेल से मिल करके बना हुआ। कितनी अजीब चीज़ है, नहीं, बहुत आप लोग बड़ी गजब की चीज़ पढ़ रहे हो, फील आनी चाहिए, है ना, मतलब एक वो एक्साइटमेंट आना चाहिए, अरे वाह क्या मतलब क्या बात है, ऐसी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कहाँ समझ रहे हो। चलो ठीक है, फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है ना। सिंसियरली पढ़ाई करो, सीरियसली पढ़ाई नहीं होती है भाई, सिंसियरली पढ़ाई करो। कैसे सिंसियरली, मतलब खुश रह करके पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, दुखी मन से पढ़ने बैठ गए, अरे चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना है। नहीं पढ़ने का माने मत पढ़ो, मस्ती करना चाहते हो मस्ती कर लो, लेकिन जब मन करे तब पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, है ना, फील लगा करके, मतलब क्या ख्याल है। चलो ठीक है, जो भी है आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। और देखो वो चीज़ नहीं है यार कि मतलब ऐसा नहीं है ना कि पढ़ नहीं रहे हो, फिर एग्ज़ाम एक महीने 2 महीने पहले फिर वो कहोगे कि सर अब तो कुछ पढ़े नहीं है। वो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूअसली अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है। ये नहीं कहना है कि सर अब ये पढ़े नहीं हैं तो फिर आप ये कुछ वो ऐसा वैसा समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, फिलहाल रखते हैं यहीं पर, वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और लाइक करके और कमेंट करके बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। बस इतनी आप काम कर लेना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो तब तक।